वेलकम टू द क्लास नंबर 5 वोकेबलरी डे 5 मतलब अल्फाबेट 5वें नंबर पर आने वाली कौन सी ई। क्लोज टेस्ट मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, अपने पुराने स्टूडेंट्स को खूब अच्छे तरीके से उन्हें ग्रामर सिखाई, वोकेबलरी एंटोनियम सिनोनियम खूब मैंने उन्हें बढ़िया करके याद करने के लिए दिए, सुने भी रोजाना। क्लोज टेस्ट की बारी आती है अब। 1.5 महीने 2 महीने पहले शुरू कर दिए मैंने। लॉकडाउन हुआ, सोचा कि बच्चों की उस कमजोरी पर काम करा जाए जो उनको उनकी सफलता से वंचित कर देती है, डिप्राइव ऑफ रह जाते हैं वो अपनी सक्सेस से। काम करा, पढ़ाया, फिर जब देखा तो बड़े बुरे बुरे रिजल्ट आए बच्चों के क्लोज टेस्ट में। फिर हमने सोचा, पढ़ा हमने हाउ टू ओवरकम द क्लोज टेस्ट पर कैसे काबू पाया जाए। तो सुनने में जब देखा, उसे पढ़ा तो आया कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बच्चों को पढ़ा दी, फिर भी काम नहीं कर पाया दिमाग हमारा। ये क्या हुआ, बच्चे कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या हमने बच्चों को धोखा दे दिया का? फिर हमने ध्यान से जब उसे पढ़ा, जहां ये मिला हमें, तो ये मिला कि एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड, शब्द का सही इस्तेमाल करना, ये आना चाहिए तो क्लोज टेस्ट आता है। तो उन्हें क्लोज टेस्ट सिखाना शुरू कर दिया। उन्हें पूरे क्लोज टेस्ट को अच्छे तरीके से, थीम भी अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि आप जो है, इसलिए मैंने पुरानी क्लास में नहीं बोली बात कि आप वोकेबलरी की भी क्लास लें, क्योंकि उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। 350 रुपये की क्लास वो पता नहीं कैसे ले रहे होंगे बेचारे इस लॉकडाउन के दौर में। हम इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए कि उन्हें अच्छा मटेरियल दे सकें, अब उनसे ये बोल दे तो उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। और जो समझदार बच्चे हैं, डेमो देखने के बाद अपने आप जान लेते हैं कि हमें परचेज करनी है या नहीं। कुछ क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले बच्चों ने ये ज्वाइन कर लिया, वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, समझ गए, वेल टू डू, अमीर परिवार से, उन्होंने परचेज कर लिया। और अच्छा भी है, नॉलेज तो जितनी बढ़ जाए उतनी कम है। तो मैं कह रहा था, जब मैंने क्लोज टेस्ट पढ़ाना शुरू करा तो मुझे बहुत कमी लगी बच्चों की वोकेबलरी में। कराई हमने थी, लेकिन सिनोनियम, एंटोनियम और इडियम फ्रेज याद ही करे जाते हैं। जब बात कंप्रीहेंशन की आती है तो फिर शब्दों को समझा जाता है। तो अब हमने क्या कर रखा इस क्लास के अंदर, यही काम कर रखा। यानी कि जब आप 6 महीने कम से कम ये क्लासेस पढ़ लोगे तो इतना बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपके दिमाग में से। और क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन अलग मजबूत होंगे आपकी, PQRS उंगली पे आ जाएंगे आपके, शब्दों को जोड़ना सीख जाओगे ना आप, शब्दों का सही यूज, और उधर ग्रामर चलती रहेगी आपकी। तो इंशाल्लाह ये लॉकडाउन में हम इस वोकेबलरी की क्लास के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे शब्दों की नॉलेज आप तक पहुंचा देंगे। फीस कम रखी गई है ताकि आप इसे ज़्यादा एंजॉय कर सकें। मैं दिल की इच्छा बताऊं, मेरी इच्छा ये थी कि जो क्लोज टेस्ट पढ़ता और ग्रामर पढ़ता वो ये ज़रूर ले। मुझे इसकी कमी लगती है उन दोनों के अंदर। किसी से कहना मत कभी दूसरे को फ़ोन कर दो आप, वो बेचारा परेशान हो जाए। बस मैं इसलिए कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चों को लगे बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। अगर है आपके पास, अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर है आपके लिए, ज़्यादा नॉलेज का मौका है। आप अपनी चाहत, अपनी बातें अपने किसी बहुत खास को बताना चाहते हैं कि भाई पढ़ ले यार काम आएगी, तो बता सकते हैं। और बाकी किसी को बेवकूफ़ मत बनाना, डराना मत उन्हें, क्योंकि वो अपनी जगह सही कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट में काफ़ी कुछ मिल जाएगा उन्हें। हाँ, लेकिन जो ग्रामर पढ़ रहा है सिर्फ, उन्हें ज़रूर ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो बच्चे बेचारे वेल टू डू फैमिली से नहीं है, मुझे सब कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था आपकी तरह, इतना ज़्यादा अमीर नहीं था। अब मेहनत करके, ईश्वर की कृपा से, इस बात पे भरोसा करके कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बहुत साल से मेहनत करते आ रहा है, अब थोड़े बहुत सही होगा, आप भी सही हो जाओगे। तो हमें पता है कि कुछ बच्चे होते हैं वाकई में जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए बता रहा था। आराम से ग्रामर और क्लोज टेस्ट पढ़ते रहो आप, फिर आगे चलने के बाद में जब आपको लगे उसमें कुछ अच्छा हो गया, तो इन्हीं क्लासेस को जो चल रही, परेशान मत हो, इन्हीं को रीस्टार्ट कर देता हूं मैं आराम से। फिर फीस वही रहेगी, 250 रुपये दे के पढ़ लेना, तो पापा के ऊपर, चाचा भाई के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा और आप चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल हमने बताया था कि जब अल्फ़ाबेट ABCD या E जो भी हो जाएगा, अगले दिन उस एक अल्फ़ाबेट का जिक्र किया करेंगे। आज हम जिक्र करेंगे D का, फिर क्लास शुरू कर देंगे E वाली। लेकिन ये जो जिक्र है ना D का, ये कल की पूरी क्लास पे भारी पड़ जाएगा, वो क्लास अधूरी है इस क्लास के बिना। और जो टेस्ट होगा 20 या 25 मार्क्स का, वो तो बहुत बेहतरीन होगा, जो सैटरडे की शाम को हुआ करेगा। ग्रुप में आप जुड़ चुके हैं जो पेमेंट करके क्लास देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास उन्हें दिखाई देगी जो पेमेंट कर चुके हैं।
और आपको लगता है सर मैं क्लास देख रहा हूँ, पेमेंट भी कर दिया, मुझे ग्रुप में पेपर नहीं मिल पा रहा है, तुरंत मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, ये ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप इस क्लास का पूरा फायदा ले पाओगे। ये वीडियो अधूरी है और वो पेपर अधूरे हैं, दोनों मिलेंगे तब क्लास पूरी होगी हमारी। ठीक, आते हैं इधर। These chemicals have रिक्त स्थान इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि कंपनी से जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं हो या केमिकल्स हो या जो नाले के दोबारा निकल के आता है ड्रेन में से, ड्रेनेज वो हो, ये सब पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, पानी को पोल्यूट करता है, हवा को। तो ये कैसा असर रखते होंगे हमारे वातावरण के ऊपर। डल सेड तो मधुर होता, ये होता बुरा, लेकिन ये आवाज के लिए आता है, तो ये आवाज थोड़ी है केमिकल, देखो ये होता है तो ये भी बुरा। अब क्या होगा, क्लोज, यही चीज बता रहा हूं, क्लोज टेस्ट में आएगी, बच्चों को याद तो होगा केकोफोनस, सबको केकोफोनस, हाँ बुरा, लेकिन बुरा क्या, जो कान को बुरा लगे, जो कान में आवाज जाए बुरी लगे, वो होती केकोफोनस। ये भी जो है हमारी अच्छी कान के लिए होती है। तो अच्छा किसे लग रहा है, जीभ को अच्छा लग रहा, आंखों को अच्छा लग रहा देखने में, समझ लो, या कान को अच्छा लग रहा है, या मस्तिष्क को अच्छा लग रहा है, या आत्मा को अच्छा लग रहा है। यही तो वो के अंदर सिखाने के लिए मैं इस क्लास का अंडरटेक किया हुआ हूं, बीड़ा उठाया है मैंने। 4 पेज जो आपको मिलते हैं, सोचना जरा, क्या वो ऐसे बन जाते होंगे? वो बहुत मेहनत से बनते हैं, बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे आगे इस मेहनत का फल काटना है, मतलब फल लेना है मुझे। आज आप 250 रुपये में क्लास खरीद रहे हैं, मुझे ज्यादा मेहनत पड़ रही है, आगे चल के दूसरे बच्चे जुड़ेंगे, पेपर इकट्ठे कर लूंगा, आराम से इस क्लास को चलाते रहेंगे। इसे मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। क्यों? ये क्लास, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, ये क्लास हर कोई नहीं पढ़ा रहा, बहुत कम बच्चे इस बच्चे को जानते हैं, इस क्लास को, कि इसका महत्व क्या है। आप चाहें अगर तो आप अपने दोस्तों को, मतलब प्रचार नहीं बता रहा हूं, कोई अगर आपका चाहता है, फायदा चाहते हो, भतीजा भतीजा जो भी, तो आप उससे कहें कि वो अगर इन्हें कर सकता है तो क्लास पढ़ ले, या थोड़े दिनों बाद पढ़ ले, मिल जाएंगे। लेकिन विदाउट वोकेबलरी और विदाउट ग्रामर, इन दोनों को मिलाए बिना आप कंप्रीहेंशन सोल्व नहीं कर पाओगे, और कंप्रीहेंशन सोल्व नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, बात खत्म हो जाती है। आंसर ये भी खत्म, ये भी खत्म, आवाज के लिए आएगा, आंसर हो गया डेट्रीमेंटल। बात आती है भाई ये भी तो बुरा होता है, बुरा आवाज जो होगी वो होगा, ये केमिकल है, तो केमिकल हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा, खतरनाक नुकसान होता है, इससे बहुत ज्यादा असर डालता है। वो डिटर्मिनेशन है हमारा, दृढ़ निश्चय, वैसी ऑप्शन पूरा करा हमने। तीसरा आंसर है। अब हुई क्लास पूरी कल वाली। द पेशेंट्स, मरीज की इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज हम आपका 2 शब्दों का कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। दोनों शब्दों को गोल कर देता हूं। एक ये वाले शब्द का कंफ्यूजन जो मैंने आपको नहीं सिखाया, एक ये वाले शब्द का कंफ्यूजन, इन दोनों में क्या अंतर है इसे समझाना। सुन लो। स्थिति बुरी कर देना, कर देना, स्थिति बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, दोनों में फर्क बताऊंगा अभी। और ये डिटेरियरेट, स्थिति बिगड़ना, यानी कि इधर देखो मेरी तरफ, ये हमारा सेंटेंस है और हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो खुद बिगड़े, स्थिति खुद सब्जेक्ट है, वो बिगड़ जाए तो ये लगाना। और कोई चीज है सब्जेक्ट, वो इस मेन वर्ब को देंगे, इसे बिगाड़ दे, ऑब्जेक्ट को बिगाड़ दे, तो ये आएगा। तो मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, एक्चुअल में जो बात है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं पेपर पे। द पेशेंट्स कंडीशन, मरीज की स्थिति, हैज रिक्त स्थान, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि प्रीपोजिशन आ गई, आगे को कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और वैसे भी बताओ, मैं बोलूंगा हिंदी, हिंदी भी बढ़िया है, सुनो दोबारा से, नोट कर लेना, नोट कर लो। एग्रेवेट, स्थिति और ज्यादा बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, बदतर कर देना, कर देना, देना लिख लेना, और लिख दो स्थिति बिगड़ जाना, स्थिति और बदतर हो जाना। तो मरीज की हालत बिगाड़ दी, मरीज की हालत बिगड़ गई, इसका आंसर ये होगा डिटेरियरेटेड। समझ गए? कोई स्थिति बिगड़ जाए, हालत बिगड़ जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, या आएगा। जरा यहां आना, द बैड वेदर, इधर देखो जरा, अगर इतना होता ना, इतना, तो वो आंसर आएगा। बुरा मौसम था और बुरा हो गया, डिटेरियरेटेड। अगर ये होता सिर्फ मौसम बिगड़ेगा, इसमें मौसम, लेकिन यहां
शायद मौसम ने बिगाड़ा है किसी की बीमारी को। अब जब ये ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट किसी के ऊपर असर डाल दे बुरा तो ये आता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, ये चीजें अवेलेबल नहीं है किताबों में, ये चीजें अवेलेबल नहीं हैं अभी तक जो मैंने क्लासेस देखी हैं ऑनलाइन पढ़ाने वालों की भी और ऑफलाइन, और मैंने खुद भी ये पहली बार शुरू करा मैंने, और ये मुझे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है पैसों के मामले में, रेपुटेशन के मामले में, और वैल्यू मेरी ज़्यादा हो जाएगी। और आप तो खुद समझ लो क्या चल रहा बोर्ड पे। एक सवाल आया था, कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। कुछ बच्चों के लिए ऐसी हो सकती है क्लासेस, उन्हें ये नहीं पता क्या चल रहा, क्योंकि वो बेचारे अनजान हैं अभी, उन्हें नहीं पता पेपर कैसे आते हैं। लेकिन जो पेपर दे चुके हैं एसएससी का वो जानेंगे, जो क्लोज टेस्ट कर रहे हैं आगे हैं थोड़े से, वो जानते हैं इस क्लास की कीमत। कहते नहीं है सोने की कीमत सुनार जानता, इस क्लास की कीमत वही बच्चे जानते हैं जो कंपटीशन में बने हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में अपनी, जिनके सपनों में स्टेनोग्राफर, जिनके सपनों में सीजीएल की जॉब, सीपीओ का सब इंस्पेक्टर वाला पद, या कहीं कहीं बैंक में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए अपने आप को फील करते हैं, उनके लिए क्लासेस हैं ये। बाकी हट जाना, बाकी टाइम खराब मत करो अपना भी और ना मेरा भी। तो भैया ये बहुत बेहतरीन सेंटेंस था। मरीज की देखो स्थिति बिगड़ गई, खुद किसी भी वजह से बिगड़ी हो, बिगड़ गई बस वो, तो ये लगाया करो। और अगर किसी ने बिगाड़ दिया तो ये लगा दिया करो एग्रेवेटेड। तो स्थिति बिगाड़ देना, स्थिति बिगड़ जाना, खत्म हो गई। टेस्ट में जरूर पूछूंगा सैटरडे में। नीचे आते हैं, कंप्यूटर इज रिक्त स्थान टू द इंडस्ट्रीज नाउअडेज। आजकल कंप्यूटर फैक्ट्रियों के लिए या मॉडर्न लाइफ में कैसे हो चुके हैं? क्या अनावश्यक हैं? इनके बिना काम चल जाएगा? ऐसा होता तो ये लगाता, लेकिन क्या है इसका? ये बात आती इनफालिबल। ये मत कहना कंप्यूटर तो गलती कर देता है, इसकी हिंदी लिख लो चाहो तो, वैसा आगे आएगा ये शब्द, लेकिन लिख लो जो गलती ना कर सकता हो, जिससे गलती ना हो। और नोबडी इन द वर्ल्ड इज इनफालिबल। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो गलती ना कर सकता हो, मतलब कोई परफेक्ट नहीं है एक्चुअल में, कहता रहे चाहे वो। तो कंप्यूटर, आप मुझे कह दो सर आप परफेक्ट हो इंग्लिश में, आप कह दो हम नहीं मानते, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी जिसे दूर करेंगे हम। ये बेहतरीन कमियों में से एक थी जिसे मैं दूर करता जा रहा हूं अपने अंदर, और उसी की सहायता से आपको भी सिखाता जा रहा हूं। कंप्यूटर इज इंडिस्पेंसिबल, मोबाइल्स इंडिस्पेंसिबल बन चुके हैं। न्यूज़पेपर आजकल बच्चों के लिए, भले आप ना पढ़ो, आपको तो तरीका ही नहीं पता ना, बस कोई टीचर आ जाए आपके सामने और कुछ समझा दे, बस वो सब सच बन जाता दुनिया में आपके लिए। जैसे हो सकता हमने, अरे सब बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, कुछ अपने पास से भी कर लो। जीके को नहीं पढ़ोगे क्या आप? क्या सिर्फ इंग्लिश आ रही क्या? एसएससी वालों ने घोषणा कर दी गई है कि बस 200 नंबर की इंग्लिश है, 100 नंबर की इंग्लिश है। चलो इंग्लिश सीख लो, विद्वान बन जाओ इसके अंदर, जॉब पे नहीं जाओगे। जीके कौन पढ़ेगा? रीजनिंग कौन पढ़ेगा? कहीं ऐसा ना हो बाकी बच्चे जो है कम वोकैबुलरी की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ रखी, ग्रामर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, और जीके भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी, तीनों चीजें लेके चल रहे हैं। तो आप जबरदस्ती एक चीज पर ना टिकें, टाइम लो अपना, दोनों तीनों क्लास जितनी लेनी लें या एक लें, लेकिन जीके रीजनिंग भी ध्यान रखो। जीके पे बात क्यों आई? क्योंकि पेपर की बात चल रही थी, न्यूज़पेपर बच्चों के लिए, जो छात्र है ना हमारी नजरों में, तो न्यूज़पेपर इंडिस्पेंसिबल है। आज ही अपने अखबार वाले से बोल दो कि रोजाना अखबार चाहिए, और उसमें देश विदेश की घटनाएं और देश की बड़े पैमाने पर घटनाएं पढ़नी शुरू कर दो। ये आपका करंट अफेयर्स होता। और ये 6 महीने बाद, देखो कहते नहीं आज बोगे 6 महीने बाद काटोगे, जब 6 महीने बाद पेपर दोगे तो आज का सवाल आएगा आपके सामने। कौन से देश ने सबसे पहले टेस्ट परीक्षा पास किया, पता नहीं क्या क्या आएगा, कौन से देश में ये करा गया था कोविड-19 के ऊपर, कब शुरू हुआ था, कहाँ से। फिर आज आप पढ़ रहे हो ना, सब बन जाएंगे खबर, लेकिन इन्हें नोट करना पड़ता है। तरीके से नोट करो, आगे चल के करंट अफेयर आपका मजबूत होगा। इसका ध्यान रखें, ये काम की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब ऐसी खबरें मत पढ़ना, खबरें भी तो जीके माने लायक होती हैं कि गांव के मुखिया ने 4 जूते लगाने का फैसला दिया पंचायत में, और फैसला हो गया। ये थोड़ी आएगी पेपर में आपके। या किसी जगह जो है करंट से झुलसा व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहा, ये पढ़ो आप, लेकिन ये पेपर में नहीं आएंगी, देश विदेश की घटनाएं आएंगी पेपर में, समझ गए? चलो वो आप अपने जीके वाले टीचर से पूछना। तो ये हो गया हमारा आंसर ये। अच्छा, गर्मियों में पंखे इंडिस्पेंसिबल होते हैं, सबको समझ लो। ऑयल विल नहीं पता हो तो बता दो, तेल जो है सतह पर तैरता है,
और ये प्रयास करता होगा, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये सवाल देख लेना, बहुत जरूरी है ये। द कंपनी हैज डिसाइडेड, कंपनी ने फैसला कर लिया है, टू डिस्पेंस, और सर्विसेज है, तो राम की सेवाएं को बांटने का, बांट देंगे ना, राम की सेवाओं के बिना काम चलाने का विद लगा दो, और मैं तो ये कहूंगा डिस्पेंस सर्विसेज है तो विद जरूर आएगा। किसी की भी सेवाएं हो, मेरी, तुम्हारी, राम की, पिताजी की, किसी की भी हो, विद आएगा। एक बात और समझो, यहाँ पे कभी नंबर यहाँ से भी ना मिले आपको। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। ऑप्शन है आपके पास में पेपर में ABCD, ऑनलाइन पेपर में तो टिक करना आपको, और ऑफलाइन में है तो इसे सर्किल करना पड़ेगा। तो अब कौन से को करना ये भी तो समझ लो। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा। अब ये विद तो यहां भी मान सकते हैं ना बच्चे, लेकिन मुझे बताओ ये किसके लिए आ रहा है, राम के लिए या डिस्पेंस का जोड़ा है ये? तो जिसके लिए जोड़ा तैयार होता है उसके पार्ट में गलती करना, इस पार्ट में गलती है, यानी कि आंसर इसका बी लगाना, आप सी मत लगाना, नंबर कट जाएगा। अब नॉलेज थी लेकिन यही नहीं पता मार्क कौन से में करना। तो जब एरर हो, जिसकी वजह से आ रही है कोई चीज, उसी पार्ट में रखनी चाहिए जो उसका जोड़ा है। रोक देंगे इसे, ठीक है। और सिनोनियम वगैरह भी तो उसके अंदर, एंटोनियम, वो याद कर लो आप, वो सैटरडे के दिन दो करके पूछ लेंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखो और खुशी मनाओ कि ये शब्द आपको जानने को मिल रहा है, वरना तरस जाओगे इन शब्दों को, ध्यान रखना। और क्लोज टेस्ट में मजा आएगा फिर आपको। देखो ये शब्द भी अच्छे थे, ये भी बुरा, लेकिन ये जो हमारे ऊपर असर गलत डालेगा और हमारे कानों के ऊपर होगा, तो ये ई पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द अल्फाबेट ई। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बढ़िया निकाल के ला रहा हूं मैं, बहुत छूट भी रहा है मुझसे, वो अगले महीने पढ़ाएंगे। एनेबल, अगर इतना होता तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव, लेकिन ध्यान दे जरा सही से, ये वर्ब है। और आप शब्द याद कर रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं लिखता हूं इसके ऊपर, सबके ऊपर वर्ब, नाउन, ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्लास के आधे मजे ले रहे हो, अपने पैसों का आधा फायदा उठा रहे हो, और हमारा जो एडवांटेज आपको लेना चाहिए आधा ले रहे हो आप, क्योंकि आपको वर्ब नाउन नहीं पता। मेन तो यही होगा, ये काम आएगा सब आपका। तो एनेबल, और इसका पूरा जोड़ा बता दूं मैं आपको, ये है एनेबल के बाद में यहां कोई व्यक्ति होगी या मशीन होगी कोई, और फिर होगा टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पता है इसका मतलब क्या होगा यार? इस व्यक्ति या मशीन को ये काम करने के लायक बना देना, एनेबल, लायक बना देना, योग्य बना देना। एग्जाम्पल, ओनली टीम वर्क, एक मिनट देखें, अब ओनली टीम वर्क मतलब मिलके काम करने से, विल एनेबल अस, हमें योग्य बनाएगा, टू डू द वर्क एफिशिएंटली। क्या बोल रहे हैं बताइए? अगर हम मिलके काम करें तो ये चीज जो है मिलके काम करना, ये हमें योग्य, काबिल बना देगा टू डू, क्या करने के लिए? टू डू द वर्क एफिशिएंटली, ये बन जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि माई फादर वांट्स मी, मेरे पिताजी चाहते हैं, टू एनेबल, माई फादर वांट्स मी टू एनेबल, एक मिनट रुको, दोबारा बोलूंगा मैं, आई वांट एनेबल माई सेल्फ, मैं अपने आप को काबिल बनाना चाहता हूं, टू टीच, पढ़ाने के लायक। तो जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति वर्ब के रूप में योग्य बनना है, लायक बनना है किसी काम को, ये भी मिलेगा आपको, ये तो जरूर मिलेगा, इतना काम नहीं आएगा, ये जरूर देख लेना आगे चल करके। तो ये होता है के लायक बनाना। तो दूसरा है बर्ड्स विंग्स, यानी कि चिड़ियों के जो पंख होते हैं वही तो हैं, एनेबल देम टू फ्लाई, उन्हें उड़ने के लायक बनाते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं आपको, पेट्रोल, डीजल। देखो एग्जाम्पल, पेट्रोल हैज एनेबल्ड माई बाइक टू रन, पेट्रोल ने मेरी बाइक को चलने के लायक बना दिया। या किसी मैकेनिक ने कार को चलने लायक बना दिया, या कोई मशीन को सही कर दिया। तो एनेबल मीन्स इस व्यक्ति या मशीन के अंदर योग्यता कर देना या सही कर देना कि वो काम कर सके। तो इसका ध्यान रखना, काम आएगा, बड़ी बात ये है। फिर इसी के नीचे हमने लिखा परंतु, अलाउ।
क्योंकि इसकी तरह सेम फॉर्मूला है। और व्यक्ति, यहां मशीन नहीं होगी, लेकिन ये सेम है, हिंदी चेंज है, इसमें ये भी लेना, ये अलाउ है, ये बाकी सब सेम है और मशीन हट गई यहां से। ये होता अनुमति देना। जब आपको लगे कि आपके मम्मी पापा, ऐसी बातें होंगी वहां पे, मम्मी पापा या कोई टीचर या कोई ऑफिसर किसी को, या छोटा भाई बड़ा भाई ऐसे करके अनुमति दे देता है काम करने की, तो अलाउ लगाना। जरा देखना इन दोनों में से कौन सा आएगा। मैं बोल रहा हूं, द बैलेंस्ड डाइट, जो भोजन होता, अपना दिमाग लगाना, भोजन जो होता बैलेंस्ड मतलब सही मात्रा में सही तरीके का खाना चुनना। तो द बैलेंस्ड डाइट विल, रिक्त स्थान यू, विल के बाद में रिक्त स्थान है, फिर यू आ गया व्यक्ति दोनों के लिए, ठीक है। और टू परफॉर्म वेरी वेल। अब आप सोचो दिमाग में, जो हम अच्छा खाना खा रहे हैं वो हमें अनुमति देगा क्या? वही हमारे ऊपर है जो हमें अनुमति देगा। अनुमति देगा हमें अच्छे से परफॉर्मेंस देने की ना, ये लगाएंगे एनेबल, मतलब अच्छा खाना हमें काबिल बना देगा, अच्छी पढ़ाई हमें काबिल बना देगी, ये होता। तो ध्यान रखें, जब आपको योग्य या लायक बनाने का एहसास हो तो ये लगाना, और जब अनुमति देना, जैसे माई फादर विल, रिक्त स्थान मी, टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अब सही है, ये लगा दो अलाउ। मेरे पिताजी मुझे अगले महीने दिल्ली जाने की अनुमति दे देंगे। तो आप ना इस और इस मेन वर्ब को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये काम करने के लिए योग्य होना जरूरी है, तो ये बन जाएगा एनेबल, और काम करने की अनुमति है तो ये आ जाएगा। तीसरा और देख लो, ये भी वर्ब है तीसरा, लेट और व्यक्ति, ये आसान है इन दोनों की तुलना में। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन दोनों की हिंदी ध्यान रखना, लायक बनाना हो काम करने के तो ये, अनुमति देनी है तो ये, और अगर लेट लगाना है तो टू नहीं होता। अगर आपको लगे किसी जगह लेट व्यक्ति टू फर्स्ट फॉर्म है, आपको लगे किसी जगह ऐसा है, तो टू नहीं होगा वहां पे, ये गलती है, काट देना। अब पेपर में कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, ही डिड नॉट, रिक्त स्थान मी गो आउट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी भी कर दो कुछ और, कुछ भी ऑर्डर वगैरह। मुझे बताओ, ही डिड नॉट, यहां आंसर आना मी, व्यक्ति, तीनों में व्यक्ति है। फिर फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, फर्स्ट फॉर्म गो आउट, ये है देखो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां क्या है, टू होना चाहिए था, अलाउ नहीं आएगा। यहां टू होना चाहिए था, नहीं आएगा, इसका आंसर क्या है, लेट। ये बातें बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी इसकी भी यही है, काम करने देना। तो ही डिड नॉट लेट मी गो आउट, उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, लेट आंसर। और अब देखना, अगर मान लो ये कर दूं मैं, तो अब ये खत्म हो गया, क्योंकि टू तो मैं हटा नहीं सकता, मुझे तो इस टू के हिसाब से आंसर देना, तो लेट हटा दो। पता क्यों? लेट व्यक्ति टू नहीं आता, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती। इसका ध्यान रखना, ग्रामर भी चल रही है आपके साथ साथ, क्योंकि वर्ड पावर सिखाते टाइम इसको सिखाना जरूरी है। अब ये आ सकता, और ये तो आप अपनी समझ से बताओ। उसने मुझे बाहर जाने के योग्य नहीं बनाया, बाहर जाने के लिए योग्यता की जरूरत है क्या? योग्यता की जरूरत होती तो लगा देता, अलाउ लगाओ, अलाउ ये वाला। तो ध्यान रखें, एनेबल व्यक्ति या मशीन टू फर्स्ट फॉर्म, ये काम करने के लायक बनाएंगे तो एनेबल, और अलाउ व्यक्ति टू फर्स्ट फॉर्म, ये काम करने की अनुमति दें या ना दें तो अलाउ, और लेट व्यक्ति मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं होना चाहिए। नोट करते रहो सब चीजों को, खत्म हो गया ये पहला। हम आएंगे अब इसके एग्जाम्पल पे। तो अलाउ व्यक्ति टू डू समथिंग, यहाँ पे टू के नीचे लिखा मैंने टू फर्स्ट फॉर्म, काम करने की अनुमति देना। लेट व्यक्ति और डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, वो भी काम करने देना। आंसर सुनेंगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू प्ले हियर, यहां भी एनेबल नहीं आएगा, मैं तुम्हें यहाँ खेलने के लायक नहीं बनाऊंगा या अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ खेलना है बस, तो मैं तुम्हें यहाँ खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। अलाउ सही था, टू प्ले बढ़िया था। दूसरा, इसी को दोबारा बोल सकता हूं मैं, बस टू हटा दूंगा, लेट लगा दूंगा। जैसे आई विल नॉट लेट यू प्ले हियर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं खेलने दूंगा, बस ये हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एग्जेजरेट,
इस पे तो हम आगे काम करेंगे, लेकिन दिखाना जरूरी है। जब किसी किताब में, किसी मूवी में या कोई व्यक्ति आपको लगे ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के बातों को बता रहा है, तो वो क्या कर रहा उस टाइम पे, एग्जेजरेट। हम कह सकते हैं डोंट एग्जेजरेट द मैटर, मामले को मत बढ़ाओ यार। या जो किताब थी बहुत बोरिंग है, बेकार है, वो तो बहुत पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ा के लिख रखा उसने, उल्टी सीधी बातें भर दी उसके अंदर। तो ये होता बड़ा चढ़ाकर बातें बताना या किसी स्थिति को और बिगाड़ देना, डिटेरियरेट की तरह काम कर सकता है ये मजबूरी में। तो क्वेश्चन है द बुक इज इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट हो गई तो समझ जाओ, इनएक्यूरेट है यानी कि फालतू बातें लिखी हुई उसके अंदर, जब तो झूठी है वो। तो किताब इनएक्यूरेट है और एग्जेजरेटेड है, बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। किसने जवाब दिया एग्जेजरेटेड का? इनएक्यूरेट ने। और एक्यूरेट होगी तो फिर एग्जेजरेट नहीं आएगा, फिर आएगा जो बातें हैं वही बताई थी। एग्जाम्पल दूसरा, द न्यूज़पेपर्स, ये तो आप खुद भी कर लोगे, कोई बताएगा तो आपको। न्यूज़पेपर्स हो या मीडिया हो, दोनों का यही काम है। एग्जेजरेटेड द होल अफेयर वाइल्डली, मतलब बहुत ज्यादा, जंगल की आग की तरह उसे बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। तो अखबार जो है वो पूरे मामले को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये बन जाएगा। खत्म हो गया ये, इसका ध्यान रखना। तीसरा, जहां टाइम देने की जरूरत है वहां टाइम देंगे, उस पर टाइम देने की जरूरत थी पीछे वाले पे। इवैक्यूएट, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, उसमें वर्ब ज्यादा आती है ना, नाउन तो अपने आप बना दूंगा बाद में। तो इवैक्यूएट समझो क्या है, इस टाइम कह सकते हैं आप। इस टाइम अगर जैसे आप एक जमाती जो थे दिल्ली में उनका केस करें, तो वो इवैक्यूएटेड किए गए, बाद में उन्हें वहां से निकाला गया। अब सुने, जब किसी स्थान को खाली करा जाए या उस स्थान से लोगों को निकाल दें, दोनों के लिए, क्योंकि वहां खतरा है, उनके वहां रहने से वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो उनके लिए करते हैं इवैक्यूएट कर दिया गया उन्हें। इवैक्यूएट क्वेश्चन है हमारा, स्थान खाली करके व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। जैसे एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम लंदन। फ्रॉम लंदन, वहां से, जहां से लाते हैं, फ्रॉम आता वहां के लिए। तो बच्चों को लंदन से बुलाया गया टू एस्केप द बॉम्बिंग, बमबारी से बचने के लिए। मतलब लड़ाई छिड़ गई वहां पे, बमबारी होने लगी, तो वहां से देश का ये एक कर्तव्य है कि वो अपनी नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा वहां से, तो ये करा गया। दूसरा, द पुलिस इवैक्यूएटेड द विलेज। अब स्थान है वहां पे बच्चे, तो पुलिस ने गांव को खाली कर दिया शॉर्टली, तुरंत, बिफोर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, कहीं पे पता चला कि बॉम्ब फिक्स कर दिया फटने वाला, तो वहां से लोग हटो, यहां से हट जाओ, ये कर रहा है, ये इवैक्यूएट होता। और किसी बिल्डिंग को भी इवैक्यूएट किया जाता जब उसमें वो गिरने वाली हो, भूकंप वगैरह, तो इवैक्यूएट कर जाते हैं लोग। तो इवैक्यूएट मीन्स खाली कर देना किसी स्थान को क्योंकि वहां खतरा है, इसका ध्यान रखना। 4 नंबर पर आते हैं हम, दोनों शब्दों को एक साथ चलाएंगे। इरोड और एक शब्द है इरप्ट, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है, दोनों वर्ब है ये। इनसे इनके नाउन बन जाएंगे इरोजन और इरप्शन, वो भी देखेंगे। फिलहाल देखें आप, जब कोई चीज ऐसे है और ये इस तरीके से फट जाए, खास करके ज्वालामुखी के लिए शब्द है, ज्वालामुखी का फटना, तो ध्यान रखना उसके लिए आता ये वाला, नीचे वाला इरप्ट। ये एक बात और, अगर कोई भीड़ है कहीं पर, देख रहा है, मान लो मैच चल रहा, 100,000 लोग मौजूद है, बढ़िया करके देख रहे हैं, अचानक से लड़ाई हो गई, सब भड़क गए, तो द क्राउड इरप्टेड, पूरा जो भीड़ थी वो भड़क गई, बिल्कुल गुस्सा होगा, सब मार रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या क्या हो गया, इरप्टेड हो गई। अब आपके होगी भाषा डिस्पर्स बताई थी कल, डिस्पर्स हो गई जब भाग जाएंगे वहां से सब लोग, लेकिन आपस में एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे इकट्ठे होकर और बहुत शोर मचाने लगे, झगड़ा हो जाए, तो इरप्ट हो गया। मतलब सुन लो क्या है, गुस्से का फूट पड़ना या ज्वालामुखी का फूट पड़ना, आग निकलना, ये जो होता, इसके लिए लगाते हैं इरप्ट। फिर दूसरे नंबर पे इरोड, ये होता जो बड़े बड़े पहाड़ चट्टानें होती ना, या जमीन होती है, जब वो चूरा चूरा होके अपनी जगह छोड़ने लगे, बहुत बड़ा पहाड़ था वो टूट टूट के छोटा हो गया, इरोड, इरोजन हो गया उसके अंदर। एग्जाम्पल, रॉक होता चट्टान या सोइल, मिट्टी का अपनी जगह छोड़कर टुकड़े हो जाना। या एक चीज और सुनो, डॉलर या रुपये की कीमत कम हो जाना। जैसे मान लो डॉलर है, आज मान लो एक तरीके से, पता नहीं मुझे ज्यादा इसके बारे में, फाइनेंशियल ही है ना ये, 100 रुपये का, 1 रुपये का $100 है मान लो,
कुछ दिनों बाद वो कम हो गया तो वो इरोड कर गया। इरोड होता कम होना, जैसे वो पत्थर छोटा हो गया ऐसे डॉलर और रुपये की कीमत भी कम हो गई। यहां भी काम आता है इरोड वाला, तो देख लेंगे। इरोड और इरप्ट के एग्जाम्पल नीचे हैं। अच्छा, इरप्ट की हिंदी और सुन लो, फटना या धमाका होना, जैसे वोल्केनो होता ज्वालामुखी। और एक बात और ध्यान रखो, आप अगर वॉशरूम में नहा रहे हो और सिलेंडर का जो गीजर है, जो गीजर में से गैस निकल रही है गरम गरम, वो भी इरप्ट हो रही है। इरप्ट मतलब निकल के आ रही है ना, वो फट भी सकता है वो, तो इरप्ट होता गीजर। गीजर की स्पेलिंग ध्यान रखना, आती पेपर में। और गीजर की स्पेलिंग बच्चों को पता नहीं होती, ये गीजर है, ये ई है, गीजर। ठीक, तो हमारा जो सवाल है अब वो ये है, कहीं पर दंगे, फाइटिंग, ज्वालामुखी, गुस्सा अगर भड़क जाए, कहीं पर भड़क गया भाई ये चीजें, तो लगाएंगे इरप्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, द वोल्केनो कुड, वोल्केनो है तो क्या आएगा, ये आएगा। मैंने निशान भी लगा दिया। कुड इरप्ट एनी टाइम, जो ज्वालामुखी है वो कभी भी फट सकता है। ये देखना जरा, ज्वालामुखी दिखाया, जैसे भी दिखे आपको समझ लो ज्वालामुखी है, ये पेड़ मत समझ लेना कोई सा। राइट, जो हमारी ड्राइंग है ना वो ऐसी है। फिर आते हैं दूसरे वाले पे, द वैल्यू ऑफ डॉलर, डॉलर की कीमत बिगेन टू इरोड, कम होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई रैपिडली, तेजी के साथ। ये हो गए हमारे दो। तीसरा हो रहा है अभी, एसिड रेन होती अम्ल वर्षा, और आप जानते हैं अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो नुकसान देता है। इससे क्या होगा, हैज कॉज्ड, कारण बन गई, सेवर हो गया बहुत ज्यादा, इरोजन ऑन द हिल साइड। पता है क्या बोल रहे हैं, अम्ल वर्षा के होने से जो हिल साइड है, पहाड़ी इलाका, वहां के जो पहाड़ है, चट्टाने, वो अपनी जगह छोड़ने लगी, छोटी हो गई, वो पहाड़ छोटे छोटे टूट टूट के बिखर रहे हैं, वो ये है इसका मतलब। तो जब सुनो मिट्टी या चट्टान टूटेगी तो ये, और ज्वालामुखी या गुस्सा फूटेगा तो ये आएगा। एक एग्जाम्पल और दिया मैंने इसका आगे, द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, हिंदी सुनो, द, ये नाउन है, ये वर्ब है, नाउन ये है इसका, इसका नाउन ये है इरोजन, और इसका है इरप्शन। और एक चीज और देखो, सही लगा हुआ बिल्कुल, बताओ दा के बाद में क्या आएगा, नाउन तो आएगा, तो सही लगा हुआ वहां पे। जहां वर्ब आएगी वहां वर्ब लगा देंगे, जहां नाउन आएगा वहां नाउन लगा देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखो। द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, पहला पेज हो गया हमारा। द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो प्रोड्यूस्ड ए मैसिव, मैसिव होता बहुत ज्यादा, क्लाउड ऑफ डस्ट। और आप जानते हैं जब कभी ज्वालामुखी फटता है ना तो दूर दूर तक बादलों में धुआं छा जाता, धुआं। तो ये बताना है बहुत बड़े पैमाने पर धुआं छा गया पूरे बादल में। 6 नंबर पर आते हैं, 5 खत्म होगा। शब्द है एनरोल, ध्यान दें, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही है ये, और ये वाली भी सही मानते हैं। अब दो दो स्पेलिंग सही क्यों होती, अमेरिकन और ब्रिटिश का केस है। चूंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश लोग जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने राज करा, तो यहाँ का जो शिक्षा स्तर हो गया ब्रिटेन पर आधारित हो गया। तो हम जो लैंग्वेज सीखते हैं ना, ब्रिटेन पर आधारित ग्रामर है, कोई पूछे तो ब्रिटिश है ये। लेकिन आप देखते हैं, आप अमेरिकन भी इंडिया में जो है प्रचलित में है, प्रचलन में है, प्रचलित हो चुकी है। तो इसलिए ये वाला ध्यान रखें, ये अमेरिकन लैंग्वेज में सही है, इसे भी सही मानते हैं, और ये हमारा ब्रिटिश लैंग्वेज में सही है, तो ये मान लिया हमने। ठीक है, इसकी हिंदी सुनो क्या होती है। जो आप ये फीस जमा करते हो ना मेरे पास और कहते हो सर मैंने फीस जमा कर ली, तो आप कहते हो सर आई हैव एनरोल्ड एट योर वेबसाइट, या इन योर क्लास, या ऑन योर क्लास, या टू जो भी है। तो एनरोल मीन्स होता है आप जब किसी की क्लास में अपना नाम, कॉलेज में, कोर्स में या स्कूल में नाम लिखवा लेते हो, इसे बोलते हैं। या कोई प्रतियोगिता है वहां नाम लिखवा लिया, तो ये होता है नाम लिखवाना। ये आंसर देखेंगे। अच्छा, आपने सुना नहीं है एनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या, तो एनरोलमेंट नाउन है, ये बन जाता नामांकन। अब क्वेश्चन है, हिज ब्रदर डिसाइडेड, उसके भाई ने फैसला कर लिया, टू एनरोल एट द कॉलेज, कॉलेज में नाम लिखवाने का। सही है, निशान लिख गया मैं कॉलेज का एनरोल के ऊपर। फिर आते हैं दूसरे पे, दे वांट टू एनरोल देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का नाम लिखवाना चाहते हैं इन देयर लोकल स्कूल, जो वहां लोकल स्कूल हैं उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द कोर्स इज वेरी पॉपुलर, द कोर्स इज वेरी पॉपुलर, ये कोर्स कोई सा भी आपने देखा होगा, पहले कोर्स चलते थे मोबाइल सही करने का, ये और भी कुछ ड्राइविंग कोर्स ऐसे करके। तो द कोर्स इज वेरी पॉपुलर, कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो
इसलिए इट्स बेस्ट टू, इट्स को समझ लो पहले कौन सा लिखा हुआ उसके अंदर, सो के बाद वो दिखने रहना, आपको सही कर देना उसे, ये है वो, यानी कि ये जो खुल के आता है ना ये होता है ये, और ये जो हमारा इट्स होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये दिखाता अधिकार के लिए। जैसे द कैट, सुनो, द कैट यूजेज इट्स टेल, जो बिल्ली है वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है टू वार्ड ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों को भगाने के लिए। तो ये होता इट्स, अपनी पूंछ का, अपने कुछ भी ऐसे करके, लेकिन ये होता इट इज। तो पेपर में ये वाला लिखा हुआ उसके बाद सो के बाद। द कोर्स इज वेरी पॉपुलर, कोर्स बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सो इट इज बेस्ट, बहुत अच्छा है, टू एनरोल, जल्दी से जल्दी नाम लिखवा लो। ये जैसे इस बैच में होता, इस बैच में या क्लास में या कहीं दूसरी जो अच्छा पढ़ाते हैं, बस जल्दी करवा ले, नाम पूरे हो जाएंगे, एडमिशन, ऐसे करके। 7वें नंबर पर आते एंडो, तो नाम लिखवाना हो गया एनरोल। अब आए हम 7वें नंबर पे एंडो पे, बहुत अच्छा शब्द है एंडोमेंट, ये भी होता है नाउन। फिलहाल एंडो देखो आप, वर्ब है ये। देखो जब किसी व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा कोई गुण मिला हो, अच्छी सेहत मिल गई हो, लंबाई अच्छी मिल गई हो, बाल अच्छे हों, चेहरा अच्छा हो उसका, या शेविंग अच्छी आती हो, या कुछ भी अपने आप को नहीं करा, कुछ भी दांत अच्छे हैं उसके, नाक का नक्शा बहुत अच्छा है, या उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या वो जो है उसके जो हाथ हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा दान में मिला, ईश्वर ने दिया उसे, तो एंडो आता है। इसका तरीका ज़रूर देख लेना, इसका लगाने का तरीका पता क्या है इसका? एंडो के 2 तरीके हैं, एंडो और एंडो। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, अगर पहले व्यक्ति है लिखा हुआ पेपर में पहले, और जो वस्तु है जो भी स्वास्थ्य हो या आवाज़ हो कुछ भी, तो आता है विद। ये होता तरीका इसका। व्यक्ति अगर पहले है वस्तु बाद में तो विद, और उल्टा हो जाए अगर वस्तु पहले और व्यक्ति बाद में, ये वस्तु पहले, ये लिखा हुआ देखो नीचे दान में मिलना, एंडो व्यक्ति पहले लिखा हुआ ऊपर, वो पहले ये लिख दिया मैंने, और व्यक्ति सॉरी विद और वस्तु बाद में, ठीक है। फिर नीचे है एंडो वस्तु पहले, ऑन या अपॉन, तो क्या आता है इसमें फिर ऑन, ये नंबर 1 पे, या अपॉन भी आप लगा सकते हैं। मतलब ये है एंडो वर्ब है, ये मिलेगी आपको। और ऑब्जेक्ट में अगर पहले व्यक्ति है और वस्तु बाद में, तो प्रीपोजिशन विद लगाना, ये भी आएगा टेस्ट में आपके, जो मैं सिखा रहा हूं सब आएगा। और एंडो वस्तु, फिर ऑन या अपॉन व्यक्ति, इसका मतलब ये है ये दूसरे नंबर पर, ये पहले पे, मतलब एंडो के बाद में दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो नंबर पहले पे किसे उठाएंगे? इसे, और जब ये नहीं होगा तो अपॉन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सोनू निगम इज एंडोर्ड, व्यक्ति आ गया शुरू में, बिल्कुल शुरू में पहुंच गया, पैसिव वॉइस में ना ये, तो सोनू निगम इज एंडोर्ड। अब जो आगे स्वीट वॉइस है वो वस्तु है ना, तो विद आएगा। सोनू निगम एक मधुर आवाज के साथ पैदा हुआ है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है उसे। दूसरा, यू आर, किसी को देख के यार तुम बड़े स्वस्थ रहते हो, कोई बीमार रहता बेचारा, तो यू आर एंडोर्ड विद गुड हेल्थ, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है ईश्वर ने, ये बोल देंगे। तीसरा, ये एक्टिव में, गॉड हैज एंडोर्ड मी विद गुड हेयर, भगवान ने मुझे अच्छे बाल दिए हैं। तो ध्यान रखना इसका, ऐसे करके समझ लो सबसे बढ़िया तरीका। अगर कभी प्रीपोजिशन फंस जाए एंडो के साथ में, तो तरीका देख लो, रिक्त स्थान यहां देखना, अगर व्यक्ति है तो ऑन लगाना, और वस्तु है रिक्त स्थान के बाद तो विद लगाना, ठीक है। ये एक देख लो बस, एक बाद में क्या है, तो बाद में वस्तु तो विद, और बाद में व्यक्ति तो ऑन। फिर आते हैं 8वें नंबर पे, एम्प्लॉय। शब्दों को सीख लोगे अपने आप अंतर करना सीख जाओगे आप, शब्दों को सीखते चलो, जहां ज्यादा टाइम देने की बात आएगी मैं बताऊंगा। एम्प्लॉय है हमारा 8वें नंबर पे, ये मैं सिखाता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो 2 शब्द बनेंगे वो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, तो इसके बदले में नीचे के शब्द उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। इसकी हिंदी ध्यान दो पहले, लेकिन इसकी हिंदी होती है काम या रोजगार देना, इस पे ध्यान देना, देना, बस यहां ध्यान दो आप। अब इससे 2 शब्द बनाऊंगा मैं, इनकी बात कर रहा था मैं, ये बहुत जरूरी, कभी क्लोज टेस्ट में फंस जाए आपके सामने। ये एम्प्लॉयर,
और दूसरा है एम्प्लॉई। नाउन है दोनों, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, फर्क जान लो अब आप। एम्प्लॉय हो गया देना, रोजगार देना मतलब, और ये हो गया रोजगार देने वाला, तो ये मालिक होंगे। मालिक जो रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयर हैं ये, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया मालिक, या कह सकते हो रोजगार देने वाला, और एम्प्लॉय कर्मचारी, ये हो गए रोजगार लेने वाले जिन्हें रोजगार मिलता। तो एम्प्लॉय को पढ़ो बस आप, एम्प्लॉय को देना, और ईआर जिसमें लग गया ना वो उसके लिए आता है जो काम होता है। तो रोजगार देना, तो रोजगार देने वाला मालिक, और ये रोजगार जिन्हें मिलता है। अब इन्हीं से एक शब्द बनता है हमारा, जरा देखना इधर बोर्ड पे बढ़िया है, इनसे इंटरव्यूअर और इंटर सेम बनता है इनकी तरह, व्यूई। अब आप इनकी तरह कर लोगे तो परेशानी पड़ जाएगी, इसलिए परंतु कर लो आप। परंतु क्यों करवा रहा हूं? अब इंटरव्यू की हिंदी देखो आप, इसमें देना है देना, इंटरव्यू, इसकी हिंदी होती है साक्षात्कार लेना। ये लेना है, बस उल्टा कर दो आप इसे। साक्षात्कार लेने वाला जो आपके सामने बैठे में है ना, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग इंटरव्यूअर हैं। ऐसे ही वो लोग जो काम देते हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं। नीचे आ दो, इंटरव्यूई जो, ये देखो, जो साक्षात्कार लेने, हाँ, जो साक्षात्कार देने आए होंगे वहां पे वो होगा उनका, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आर उसमें लगता है जिसके लिए बना होता। तो ध्यान रखें, मैं दोबारा बोल देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो गया हो आपको, सुन लो अब आप, नोट कर लेना कहीं पे इसे। एम्प्लॉयर ये बड़े हैं, ये मालिक हैं, एम्प्लॉयर मालिक, ये काम देते हैं। एम्प्लॉय कर्मचारी जिन्हें काम मिलता है। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं, ध्यान रखना, जब तो सिखा रहा हूं मैं, जो सिखाऊंगा वो काम का है, ऐसे थोड़ी सिखा रहा हूं फालतू चीज है। इतनी मोटी डिक्शनरी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से 6 महीने में शब्द निकाल लूंगा अपने हिसाब से जो है। सबसे पहले ये पढ़ो आप, फिर आए हम इंटरव्यूअर। तो ध्यान रखें, इंटरव्यू ऊपर है, ऊपर मतलब वो आपका इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यूई आप हैं जो इंटरव्यू देते हैं। इनका ध्यान रखना। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अब सोचना क्या भेजेगा यहाँ पे, वो सोचना जरा। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजली वाली कंपनी, विल सेंड भेजेगी एन रिक्त स्थान टू रीड योर मीटर। बताओ हमारे घर में जो मीटर नापने आते हैं, मीटर की रीडिंग क्या है, ध्यान रखना, जो रीडिंग होती ना वो मीटर की, उसे रीड करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भेजेगी तुम्हारे घर, किसे भेजेगी? मालिक जाएगा, जो उस कंपनी का मालिक होगा? नहीं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय देखो ये है, यहां एम्प्लॉयर कर दूं तो गलती हो जाएगी, ये क्लोज स्टेज में फंस सकता है आपके सामने। तो एम्प्लॉय सही भेजा बिल्कुल। हम तुम्हारे घर कर्मचारी को भेजेंगे रीड करने के लिए, बढ़िया सवाल है। दूसरा, माई एम्प्लॉयर, मेरे मालिक ने, डिडक्टेड, डिडक्ट समझ लो क्या होता है, डी का है ना, निकल गया ये, लेकिन फिर दोबारा आएगा कभी ना कभी। डिडक्ट होता है जब किसी की सैलरी या किसी की इनकम या किसी की जो है फीस में से या किसी में से भी कुछ हिस्सा काट लिया जाए। जैसे मजदूरी 400 रुपये कुछ काट लिया, काम ये डिडक्ट कर लिया, इसके लिए आता खास करके इनकम वगैरह के लिए। तो मेरे मालिक ने डिडक्टेड 10 रुपीज फ्रॉम माई वेजेस, वेजेस के ऊपर लिख देना मजदूरी, मजदूरी जो मिलती है हमें, यस्टरडे। तो कल मेरे मालिक ने मेरी मजदूरी में से कितने रुपये काट लिए? 10 रुपये। ये काम कौन करेगा काटने का? कर्मचारी करेंगे या मालिक करेगा? मालिक सही लगा वहां पे, एम्प्लॉयर। फिर यहां आ गए हम, हाउ, देखो बढ़िया सवाल है, हाउ मेनी पीपल डज योर कंपनी, एम्प्लॉय को ऊपर दिया मैंने, तुम्हारी कंपनी कितने लोगों को, कंपनी की बात चल रही है, हाउ मेनी। एक बात और सुनो, एक चीज दिखा दूं जरा मैं, बढ़िया चीज है, कभी आप मेरे सामने रख दो, ये जो आपका सवाल हो सकता है ना, बच्चे पढ़े हुए जो हैं, जो नहीं पढ़े हुए वो भी सीख लो, तो वो मैं पहले की डेट रख दूंगा आपके सामने। हाउ मेनी पीपल डज, बस रुक जाओ, आगे नहीं गया मैं भी। अब बच्चे अगर एरर में आ जाए इस तरीके से, मान लो आगे कुछ देख ही नहीं रहा है, डू करने की फिराक में है, डू कर दो भाई साहब। पूछेंगे क्यों? पीपल है, अरे भैया पीपल तो क्वेश्चन वर्ड है, ये पूरा कितने लोग क्वेश्चन वर्ड थोड़ी बताता हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, थोड़ा आगे चलो।
क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, योर कंपनी। तरीका होता है हर चीज का करने का, समझ गए। आपका सवाल था जरूर किसी ना किसी का ये। तो हाउ मेनी पीपल डज योर कंपनी और एम्प्लॉय, ये आ गया मान लो। तो ये नो एरर सेंटेंस है, बढ़िया एकदम। और वो धोखा पता क्या करवाना चाह रहा आपसे, वो डू करवाना चाह रहा। हाँ एक और सुनो, अगर वो डू देता तो गलती है, अब इसके अंदर डज कर दो। पता क्यों, देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ये जो है ये सब्जेक्ट है। कितनी कंपनी है, एक। डज ही रहने दो, हिंदी सुन लो। तुम्हारी कंपनी कितने लोगों को रोजगार देती है, ये मतलब है कंपनी देती है। डज एकदम सही था, क्या मैंने सही करा सिखा के, सही करा एकदम। वरना आप पीपल के लिए डू की डिमांड करते, करी भी होगी आपने कल, जब तक ये वीडियो नहीं देखी होगी। ठीक है, अब दूर हो गया टॉपिक। ये हमारा भैया पेपर दूसरा खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने ये। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा डर ये है कि बेचारे जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हुए, समझ ले जरा बच्चे, परेशान मत हो। जो बच्चे टेंस पढ़े हुए नहीं हैं या कहीं इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, ग्रामर जानते ही नहीं हैं, तो वो सोच रहे होंगे सर ये डू डज समझ में नहीं आया। तो बेटे मैं ये बता रहा था बच्चों, ये जो डू डज है ना, ये डू आता प्लूरल के साथ में, डज आता सिंगुलर के साथ में। लेकिन ये डू डज हेल्पिंग वर्ब हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है। और परेशानी की बात, हमारा सब्जेक्ट, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, ये सेंटेंस की बात है। हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के टाइप के अनुसार अपनी जगह बदलता रहता। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले भाग के बाद भी मिल सकता है सब्जेक्ट, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट मिलेगा, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है जो बोर्ड पे था। कभी कभी सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, गो आउट इंपरेटिव में। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में मिलेगा जाकर के। तो आप अभी करेंगे इसे, आप सभी बच्चे नोट कर सकते हैं इस बात को। क्या सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे, असर्टिव या उसे डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने। असर्टिव या इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव, क्या इन सभी में सब्जेक्ट की जगह फिक्स है ना? बस यही तो सेंटेंस है कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, यानी कि वेरिएबल हैं, जगह चेंज होती रहती है। और दूसरी बात, पहली बात हो गई चेंज होती, दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब तो भाई साहब सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही होती है, चाहे वो आगे पहुंच जाए या पीछे हो। हेल्पिंग वर्ब की चाहत है ये, हेल्पिंग वर्ब प्यार करती है सब्जेक्ट को कि मुझसे किसी और को मत मिलवाओ, मैं तो अपने सब्जेक्ट को मिलूंगी, उसी के हिसाब से आऊंगी, जैसा वो कह देगा वैसी ही कर लूंगी। शादी हुई भी दोनों की इनकी। देखो सब्जेक्ट होता है लड़का, सब्जेक्ट ये है, इसके अंदर ये है, हेल्पिंग वर्ब लड़की है, शादी हुई भी दोनों की इनकी, तो बेचारी वो किसके हिसाब से चलेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब बताओ, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग और सब्जेक्ट ये है, और ये मेन वर्ब, फॉर्मूला है पूरा ये। तो ये सब्जेक्ट ही तो बताएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। बढ़िया है एकदम ये, इसके हिसाब से मत कर देना, भली पास में रखा हुआ है ये। अब एग्जाम्पल दूसरा, मैनी पीपल डज नॉट, अब कह दो आप आगे चल के फुल स्टॉप। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है कि ना, ये सब्जेक्ट है। अब कर दो आप यहाँ पे डू, अब गलत था ये हमारा सेंटेंस, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता कि ये क्वेश्चन वर्ड ही मजबूरी में सब्जेक्ट बनता, वो भी देख लो आप। यहां से ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं क्या चल रहा है वो समझ लें थोड़ी देर के लिए, बस मुझे ग्रामर बतानी पड़ रही है उन बच्चों के लिए जिनका सवाल था ये कि सर ये डज का डू क्यों नहीं करा। तो आप थोड़ा नजरअंदाज कर दो इन बातों को, अपनी वोकेबलरी सीख ही गए आप, क्या यूज क्या है उनका, लेकिन फिर भी नजर रख लो, जब फ्री की क्लास है आपके लिए ग्रामर की, तो देख लो। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल डज वर्क इन दिस कंपनी। ध्यान रखना जब भी कभी डू वर्क हो ना, डू वर्क तो वर्क नाउन होता, इसको नोट कर लो कहीं पे। डू वर्क, इसमें वर्क नाउन होगा हमेशा। डू योर वर्क नाउन, डू योर होमवर्क नाउन है, डू माई वर्क, तो डू या डज या डिड के बाद में वर्क हमेशा नाउन होता, ठीक है। यहाँ हो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, या यही हमारी मेन वर्ब है, दोनों चीजें यही है।
करना, डू भी है डज भी है, तो हाउ मेनी पीपल डज वर्क इन दिस कंपनी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे करके। मतलब मेरा ये है क्वेश्चन वर्ड, मतलब मेरा ये है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सुनो, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ठीक है इसके हिसाब से, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड खुद ही इस व्यक्ति को सब्जेक्ट बना देता है। अब गलत है। अब ये करो आप, अब इसमें ये सब्जेक्ट है, कितने लोग इस कंपनी में काम करते हैं, सोच के देखो, कौन करता काम, लोग करते हैं, और जो काम करता है डूवर, एक्चुअल में उसी की तो बात चल रही है, तो ये सब्जेक्ट था हमारा। लेकिन यहाँ तुम्हारी कंपनी कितने रोजगार देती है लोगों को, कितने लोगों को, तो बताओ लोग रोजगार दे रहे हैं या कंपनी दे रही है, ये सब्जेक्ट था। तो डूवर ही हमारा एक तरीके सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं इसे रोकना चाहता हूं अब, और सुनेंगे। अगर डू डज समझ में नहीं आया, ये प्रचार नहीं था, लेकिन देखो, अरे चलो जो भी था, टेंस की क्लास में होती हैं ये चीजें। ठीक है, डू डज टेंस पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने हो तो, मैं समझा देंगे बढ़िया करके, कब डू आता कब डज आता। हमारा ये जो है खत्म हो गया, पेज नंबर 2। पेज नंबर 3, एमेरिटस, एक शब्द है एमेरिटस, एकदम से याद कर लो इसे, लिखा हुआ पेपर में। एमेरिटस मीन्स पता क्या होता, अवकाश प्राप्त, रिटायर्ड इसका सिनोनियम है, सिनोनियम रिटायर्ड, लेकिन फर्क है दोनों में। देखो, अगर कोई सोल्जर किसी भी जगह पर, अगर कोई कर्मचारी वगैरह, रिटायर्ड बोलेंगे उसे आप, लेकिन ये शब्द खास करके ये वाला प्रोफेसर के लिए आता, जो फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंटिस्ट जो होते हैं, इस टाइप के पढ़े लिखे जो होते हैं, जो एक्चुअल में किताबों में ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग जब रिटायर होते हैं तो वो एमेरिटस कहलाते हैं। और ये एक विदेशी शब्द है, रिटायर्ड इंग्लिश का है और एमेरिटस लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे अभी पीछे आया था एक शब्द और, मुझे ध्यान नहीं है, वो शायद फ्रेंच का था शायद, या स्पेनिश का कहीं का, तो वो फॉरेन था, ये भी फॉरेन है इंग्लिश में। तो एमेरिटस समझ लो रिटायर्ड का एक विदेशी शब्द है, लेकिन फर्क है, रिटायर्ड कोई भी हो सकता है, एमेरिटस प्रोफेसर जैसे लोगों के लिए आता है। तीसरी बात, और ये व्यक्ति जो होता है एमेरिटस, इसलिए भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा देता रहता है बिना पैसों के, उसे भी बोलते हैं। ठीक है, एमेरिटस। तो एमेरिटस हो गया रिटायर्ड। एग्जाम्पल इसका ये है, ही विल रिसीव द टाइटल ऑफ ए प्रोफेसर, वो एक ऐसे प्रोफेसर का उपलब्धि हासिल कर लेगा, कौन से वाली, एमेरिटस, जो एमेरिटस है। एमेरिटस का मतलब होता है रिटायर भी हो जाएगा और पढ़ाता भी रहेगा। 10 नंबर पे भी मैंने एक विदेशी शब्द दिया। आजकल विदेशी शब्द बहुत पूछे जा रहा है एग्जाम पेपर में, बस सिंपल ऐसी सिनोनियम बताओ। तो एमेरिटस का सिनोनियम याद कर लो, रिटायर्ड। अब ये देखो 10 नंबर पे एक्सपार्ट, ये वाला, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, फॉरेन मीन्स ये नहीं होता कि जो वहां से आएगा अमेरिका से, ना, गलत समझ रहे हैं आप। फॉरेन समझ लो, फॉरेन क्या है, इस शब्द को समझ लो, फॉरेन विदेशी क्या है। ये 4 देश ले लो आप, इंडिया, चाइना, अमेरिका और अफगानिस्तान, या कोई सा भी। अब इंडिया में कोई सामान जो है वो चाइना से आए, ये फॉरेन है। दूसरी बात, यहां से कोई सामान चाइना में गया तो चाइना के लिए वो फॉरेन है। तो फॉरेन मतलब दूसरे देश का, वो नहीं कि अंग्रेजों का, दूसरे देश का होता। तो ये फॉरेन वर्ड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा के हैं तो दिखने में अंग्रेजी जैसे, लेकिन दूसरी भाषा के हैं। तो फॉरेन वर्ड्स कोई पूछे क्या होते हैं तो बोल देंगे अंग्रेजी के अलावा भी और भाषाएं होती हैं, जैसे लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज, स्पेनिश, चाइनीज का तो खैर यूज नहीं होगा इंग्लिश में, तो लिखने की अलग होती है, लेकिन लैंग्वेज है वो भी एक। और भी होते हैं, जैसे एक शब्द सुनाऊं मैं आपको, ये सुनामी, ये जीके में पढ़ लिया होगा आपने, टी साइलेंट होता है इसके अंदर। ये जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी फॉरेन है हमारे लिए। तो अलग भाषाएं जो हैं जहां से अंग्रेजी में यूज कर लेते हैं हम, वो फॉरेन वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये होता है एक तरफा फैसला। तो आंसर इसका बन जाएगा, सिनोनियम पूछते हैं इसका, वन साइडेड जजमेंट, ये होता है। फिर हम आते हैं 11 नंबर पे, अच्छे शब्द हैं 11वां, ये बस याद कर लेना आप ऐसी। ये सुनामी पढ़ा जाएगा, सुनामी। सुनामी होते हैं बड़ा सा तूफान, किसी मूवी में पहलवान का नाम भी है सुनामी आ गया, या वैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा होता है ना, उसे बोलते थे भाई सुनामी आ गया भाग लो, ऐसे करके। अब यहाँ आते हैं अगले वाले पर। तो हमारा जो शब्द है अब 11 नंबर पे वो है एक्सप्लॉइट।
इसके बहुत अच्छे अच्छे यूज भी हैं, गलत यूज भी हैं, ध्यान रखें। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मजबूरी का फायदा, उसकी समस्या का फायदा उठाने लगे तो वो उसका शोषण कर रहा है, वो यही है एक्सप्लॉइट। जैसे कह सकते हैं, सबको नहीं लेकिन कहावत है ऐसे, अमीर लोग या जो कारोबारी लोग होते हैं वो गरीबों का या किसानों का क्या करते हैं, ये करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें। तो ये एक्चुअल में लाभ उठाना होता है, गलत सेंस में भी और सुनो अच्छे में भी होता है। ये कब, जब आपको अवसर मिले, अवसर तो एक्सप्लॉइट इट, अवसर को भुना लो। या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, जैसे महाद्वीप हैं, जंगल हैं बहुत बड़े बड़े, पेट्रोल निकल गया कहीं पे, सोने की खान निकल गई, या लकड़ी का भंडार है कहीं पर, जो प्राकृतिक रूप से संसाधन हैं उनको भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट का एक्चुअल यूज समझ लो क्या है, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लेना उद्योगों वगैरह में। और अगर ये नाउन है तो ध्यान रखना, इसे वीरता का काम भी बोलते हैं, वीरता का काम, बहादुरी का काम। और शोषण करना भी है, दूसरों की समस्याएं का लाभ उठाना भी है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके 3। वी मस्ट एक्सप्लॉइट एवरी अपॉर्चुनिटी, ये अच्छे सेंस में, हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों का। जैसे मैं अपने आप को नहीं कह रहा लेकिन कह रहा हूँ एक बात में, कहीं आपको लगता है क्लास चल रही है बहुत बढ़िया सी और आप चाहते हो कि मुझे वो लेनी है, तो कहेंगे, आप कहोगे यार आई वांट टू एक्सप्लॉइट इट, मैं इसका लाभ लेना चाहता हूँ, क्लास का मुझे फायदे की लग रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप। दूसरा, वी नीड टू मेक श्योर, हमें ये बात सुनिश्चित रूप पर करने की ज़रूरत है, या हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वी एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज, क्या हम अपने संसाधनों का, जो पेट्रोल डीजल या तालाब, जैसे मान लो एक गांव है और वहाँ तालाब है, पानी बहुत अच्छा है, तो उसके बराबर में खेत जो हैं वो अगर पानी निकाल लें तो उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया, सही है मतलब। तो यूज़ करना होता है, एक्सप्लॉइट मीन्स। गवर्नमेंट एज फुल्ली एज पॉसिबल, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या हम सही से साधनों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं पूरे तरीके से, ये होता है। 10 नंबर, द, यहाँ पे फायदा उठाएंगे। देखो, द अपोजिशन पार्टीज, ऐसा देखा नहीं है आपने, अक्सर देखा होगा अखबार में कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये अपोजिशन में है, विरोधी पार्टी हैं। अपोजिशन मीन्स जो सत्ता में होता वो अलग है, रूलिंग पार्टी होती है वो शासन कर रही है, जैसे बीजेपी है इस टाइम, और जो अपोजिट हैं समाजवादी वगैरह नेशनल लेवल पे अपने इंडिया में, वो अपोजिशन पार्टीज हैं। तो बता रहे हैं, द अपोजिशन पार्टीज विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट को पर स्टार बना हुआ समझ गए, स्पेलिंग पढ़ लेना, पेपर में आती है। प्रॉब्लम्स टू देयर आया पार्टीज के लिए, ऑन एडवांटेज, पता क्या कह रहा है ये, जब कभी सरकार मुसीबत में होती है, जैसे मान लो कोविड-19 है, अब क्या करे सरकार, वो दिशा निर्देश जारी करती है, दवाई तो अभी उसके हाथ में आई नहीं है, लोग लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रही है इस टाइम, ऐसा करो ये करो, तो अब वो देखती दूसरी पार्टी इनसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कहते हैं, तो वो उनका फायदा उठाते हैं। तो मतलब विरोधी पार्टी या अपोजिशन, विरुद्ध में जो पार्टी है, वो सरकार की समस्याओं का फायदा उठाती है अपने लाभ के लिए। 12 नंबर पे एक शब्द आएगा एलिजिबल। इसके 2 मतलब हैं, फॉर अगर नाउन हो बाद में, और टू अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब लगानी हो तो टू लगा देना, वरना फॉर आता है इसके साथ। इसकी हिंदी क्या होती, के लायक होना, एडजेक्टिव है ये, वो मत कर देना पहले वाला, वो जो था एनेबल, वो लायक बनाना है, आगे बात, ये नहीं आएगा वर्ब के रूप में, वो आएगा, और एडजेक्टिव के रूप में वो नहीं आएगा, ये आएगा। इसीलिए तो वर्ब और एडजेक्टिव बहुत जरूरी हैं, वरना ये दोनों बराबर होगा। जो पहले वाला कराया था मैंने, क्या बचा इन दोनों में देख लो, लायक होना, लायक बनाना, योग्य बनाना, ये वर्ब है, और ये लायक होना, योग्य होना, ये एडजेक्टिव है। तो फर्क है, ध्यान से सुनते चलो सब बातों को। एक शब्द और दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको इसके साथ, इफेक्टिव। इन दोनों में फर्क जान लो आप। देखो भाई साहब, ये कोई व्यक्ति होता है, योग्यता व्यक्ति के अंदर होगी ना, और ये कोई वस्तु, दवाई, किसी का प्लान, स्ट्रेटजी या स्कीम या कोई भी प्रोग्राम जो बनाया वो फायदेमंद हो अगर, तो ये होता, और ये व्यक्ति होते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, इसकी हिंदी होती है असरकारी, कोई दवाई वगैरह। तो एग्जाम्पल हैं, आर यू, तुमसे कह रहे हैं तो तुम क्या होगे, एलिजिबल। आर यू एलिजिबल, क्या तुम्हारे पास योग्यता है, क्या तुम योग्य हो
टू ज्वाइन दिस क्लब, इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। जैसी योग्यता क्या होती है, मान लो उन्होंने एक क्लब बनाया और एक दिशा निर्देश जारी कर दिया, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए उम्र, 12th कम से कम पास होने चाहिए और 100 रुपये एंट्री फीस, ये जो है सब, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। हैं तो आ जाओ, एलिजिबल हैं आप फिर, और नहीं कर सकते तो जाओ, नॉट एलिजिबल है आप। तो आर यू एलिजिबल टू ज्वाइन दिस क्लब, किसी चीज़ को ज्वाइन करने में, किसी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। या एक बहुत अच्छी चीज़ है, वोट डालने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ओनली, पहला तो ये हो गया, क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन करने के लायक हो। फिर दूसरा आते हैं हम, तो ओनली 60% एलिजिबल वोटर्स एक्चुअली यूज देयर वोट, सिर्फ 60% योग्य, मतलब 60 योग्य तो हैं 100, लेकिन उनमें से सिर्फ 60% योग्य वोटर ही वास्तव में अपने वोट का इस्तेमाल करा, उन्होंने करा, पास्ट में है। तो ये सच बात है, बिल्कुल आपने सुना नहीं, ऐसा सुना होगा आपने। अच्छा, इससे समझ लो प्रतिशत मतदान क्या होता है 1 मिनट के लिए। मान लो एक मोहल्ले में 100 लोग हैं, लेकिन इनमें से जिनके वोट बने हुए हैं, जिनकी उम्र 18 है, मान लो वो 70 हैं, 30 जो हैं वो उम्र में कम हैं, या कुछ वजह रही हो, मेहमान आ गए कहीं से, तो ये तो हो गए नॉट एलिजिबल, ये तो वोट देंगे नहीं, लेकिन ये एलिजिबल हैं। और जो फिर वो आता ना अखबार में, इतने प्रतिशत मतदान हुआ, वो इनको पर आता, इनमें से निकलती परसेंटेज। अब 70 में से मान लो 35 ने दे दिया, 35 गए नहीं, तो ये 50% हो गया। मतलब जो अखबार में आता ना, इतने प्रतिशत मतदान हुआ, तो वो टोटल में से नहीं आता, वो आता एलिजिबल कैंडिडेट में से। ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे वाले पे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कोई पोस्ट है उसके लिए लायक नहीं हो आप। लेकिन अब ये देखना, चौथे नंबर पे एंटीबायोटिक्स, ये दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स, या कोई डिस्प्रिन, या कोई सी भी गोली दे देंगे आपको, ड्रग भी दवाई होती है, ड्रग। अब तो ड्रग्स वैसे नशीली पदार्थों को कहते हैं, लेकिन ड्रग्स दवाइयाँ भी होती हैं, ध्यान रखना, सिनोनियम इसका मेडिसिन्स है। तो एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव, एंटीबायोटिक्स प्रभावी होती है टू क्योर, इलाज करने के लिए, किसका, थ्रोट इन्फेक्शन का। गले में अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी के, तो एंटीबायोटिक्स कैसी होती, असरकारी होती है। ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसका ध्यान रखो, कोई दवाई वगैरह इफेक्टिव होती है। ऐसे ये वाला भी, टेलीविजन इज एन इफेक्टिव मीन्स होता साधन, साधन मतलब ये जो हमारा इस टाइम मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो, तो ये ऐप जो डाउनलोड कर ली, ये मीन्स है हमारा आपको पहुंचाने का अपनी बात है। ये घड़ी मीन्स है समय देखने का, तो साधन होते हैं। तो कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ये टेलीविज़न एक बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी, असरकारी साधन है बातचीत करने का, कम्युनिकेशन। जैसे आजकल अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी को हमसे बात करनी है, प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को, इन्हें, तो ये जब हमसे कुछ संबोधन करेंगे तो हमें फ़ोन तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी से फ़ोन करेंगे तो एक चीज़ है, टीवी सबके घरों में मौजूद है, एक लाइव चला देंगे वहाँ पे, सब में दिख जाएंगे। जैसे हमें इस टाइम आपके सामने, हम सबके सामने नहीं है, जितना हमें डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बढ़िया चीज़ है, मोबाइल या टेलीविज़न। फिर आते हैं अगले नंबर पे, वी हैव टेकन, हम ले चुके हैं। बताओ, एलिजिबल मेजर्स या इफेक्टिव मेजर्स होते हैं मापदंड, कदम उठाना। तो कदम उठाए गए ये मापदंड असरकारी, जिससे असर होगा, तो इफेक्टिव होते हैं वो। सही है बिल्कुल ये। तो मैंने दोनों में फर्क दिखाया, एलिजिबल व्यक्ति के लिए आता लायक होना किसी के, एडजेक्टिव, और इफेक्टिव असरकारी होता। तो ये बोल रहा है हमने कुछ असरकारी या जो अच्छा रिजल्ट देंगे, इफेक्टिव होता जो अच्छा रिजल्ट देगा, असर करेगा किसी के ऊपर। इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिजर्व, इस शब्द को ध्यान रखना, काम आएगा आपके ये। प्रिजर्व ध्यान रखना, प्रिजर्व एक होता परजर्व, वो बाद में आएगा, ये प्रिजर्व है, स्पेलिंग ध्यान रखना, PRESERVE। ये होता है संरक्षित करके रखना। जैसे हम अगर बात करें जंगलों की, तो हमने जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काट दिया, अब हमें इसे सुरक्षित करने की ज़रूरत है, वरना हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और भी है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे को खा करके हमें बचाते हैं, तो उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी प्रक्रिया है, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की जो इकोसिस्टम है ना हमारा पूरा, ये एक दूसरे को खाना, जैसे चींटी है, चींटी को कोई और खा लेगा और चींटी कुछ और खाती, तो ये सफाया करते हैं हमारी इस दुनिया में, हमारे लिए चीज़ों को आसान करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। चलो ठीक है, उसे देखते हैं बाद में। अब हम आते हैं
इस बात के ऊपर कि जो हमारा प्रिजर्व है ये क्या होता है, ये होता है संरक्षित करके रखना। जैसे शहद है आपके घर में, वो खराब ना हो जाए, वैसे तो खराब नहीं होता, वो तो उसे प्रिजर्व कर दें आप किसी जगह, फ्रिज में या कहीं भी। जैम जो होता है खाने का, वो हो दही या कुछ भी, इन्हें प्रिजर्व करते हैं। और दूसरी बात है, छोटे पैमाने पर हो गया। अब बड़े पैमाने पर सुनो आप, जब कभी ऑयल जो पेट्रोल डीजल हैं इनको इकट्ठा करना है, भविष्य में कमी पड़ सकती है इस चीज़ की, या पानी की कमी पड़ सकती है, इन्हें प्रिजर्व करते हैं। यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें ऐसे मापदंड असरकारी अपनाने पड़ेंगे जिससे हम इन्हें बचा सकें। तो ये है इसका आंसर। वी हैव टेकन इफेक्टिव मीजर्स टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे नदी है, नदी का पानी नदी में रह जाए, कहीं वो निकल ना जाए, उसमें डाम बना दिए गए हैं। तो डाम क्या है, एक इफेक्टिव मीजर्स है, एक अच्छा कदम है उस पानी को रोकने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ये शब्द हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। 14 नंबर देख लो, ये भी अपने आप में कुछ है। पेज नंबर 4 और लास्ट, पेज नंबर 4 पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आया। और शब्द बहुत बेहतरीन दिया है मैंने, पेपर में अक्सर सामने आता रहेगा आपके। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त हो जाना, इस दुनिया से खत्म हो जाना या किसी जगह से खत्म हो जाना। जैसे अगर मैं कह दूं तो कुछ चिड़ियां जो बर्ड्स थी, आप अगर याद करो बचपन में या दादा दादी से पूछना, तो वो हमारे दरवाजे पर, छत पे या विंडो पे या खुले हुए पेड़ों पर आकर के चहकती थी, वो चहचहाती थी, वो अब खत्म हो चुकी हैं। इन्हें गोरैया भी बोलते थे और बहुत सारी। तो वो जो खत्म हो गई, अब दिखाई नहीं देती, एक्सटिंक्ट हो गई, वो एडजेक्टिव है ये। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा समझाना हो तो डायनासोर। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए। तो एक्सटिंक्ट मीन्स जब कोई जानवर, पौधा, पक्षी, कीट, खास करके इनके लिए आता। तो जब आपको लगे कोई जानवर, पक्षी, कोई पौधा, पेड़ पौधे, वनस्पति, पेड़ वगैरह ये समाप्त हो गए, अब नहीं मिलते, तो इन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जैसे सफरी अमरूद का पेड़ पहले हमारे आसपास बहुत हुआ करते थे, अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो किसी स्थान से या पूरी दुनिया से समाप्त हो जाना एक्सटिंक्ट होता है। एडजेक्टिव है एग्जाम्पल। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, हैव बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब गायब हो गए हैं। बिकम हो गया गायब होना, यह इस्तेमाल लगा दो। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द बर्ड्स आर एक्सटिंक्ट, ये हो गया। चिड़ियों में से कुछ, बहुत सारी नहीं, सब नहीं, थोड़ी बहुत, आर एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई हैं। तो जब आपको ऐसा कहना हो किसी जगह कि विलुप्त हो जाएगा या विलुप्त हो गया, समाप्त हो जाएगा, रोको इसे, तो वो जो समाप्त होने की प्रक्रिया है वो एडजेक्टिव क्या होगा, एक्सटिंक्ट, ये कह देंगे हम। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट। आएंगे हम 15 नंबर पे। अच्छा शब्द है, ये है हमारा इमेसिएटेड। ये होता कमजोर, दुबला पतला, सब लिखा हुआ पेपर में। लेकिन कौन सा वाला? ऐसा दुबला पतला जिसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं मिला बेचारे को उसे गरीबी की वजह से, वो इमेसिएटेड होते हैं लोग। या बीमारी लग गई, बीमारी में उसका परहेज हो गया, कमजोर हो गया, तो ध्यान रखें, बीमारी या खाना ना मिलने से कमजोर होने वाला जो कमजोर है वो ये है। और थिन है कोई चीज, खाता, ऐसे भी होते हैं, खाता सब कुछ लेकिन शैतानी बहुत ज्यादा करता, लगता नहीं, तो वो थिन हो गया, पतला। लेकिन ये जब खाना ना मिले, कमजोरी हो जाए, बहुत ज्यादा हड्डी वड्डी दिखने लगे, उसे बोलते हैं। और ये खास करके गरीब के बच्चे हो सकते हैं, और किसी को बीमारी हो गई तो अमीर भी हो सकता है। तो एक्सट्रीमली थिन एंड वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, दुबला पतला। थर्ड फॉर्म भी होती है, एडजेक्टिव भी, ये दोनों है। ये एडजेक्टिव भी कह सकते हैं आप और इसे थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ही वाज इमेसिएटेड। अब भाई साहब ये आपने कैसे पकड़ लिया, इमेसिएटेड आएगा रिक्त स्थान में। एंड हाफ हिज वेट, पता क्या कर रहा है, हाफ हिज वेट। आप भी बोल सकते हैं, यार तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले सर मेरी उम्र 18 साल की। अरे बड़े दुबले पतले हो, तो कह सकते हैं यू आर हाफ योर वेट। तुम तो अपने, भाई ऐसे सिंपल, हाफ योर वेट, हाफ माई वेट। तुम तो यार अपने वजन से आधे हो, तुम्हारा वजन तो इस टाइम 70 किलो होना चाहिए था, तुम तो 40 किलो की भी नहीं है। ऐसे जो होते हैं लड़के लड़की कमजोर, तो इमेसिएटेड हैं वो। कोई बीमारी होती, वो खाते बहुत हैं, लगता नहीं है, तो वो इमेसिएटेड रह जाते हैं। ठीक है,
होंगे आपके परिवार में, ना हो ईश्वर ना करे, कहीं ना कहीं होंगे आसपास में, किसी ना किसी के परिवार में। आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग इलनेस, एक बड़ी बीमारी, हैज़ इमेसिएटेड माई फादर। अच्छा, एक बात आई भाई साहब, अभी बीमारी पहले भी आया था, देख लो कितना बढ़िया शब्द है। हर तरफ नजर रखनी पड़ेगी। ए लॉन्ग इलनेस, देख लो, ए लॉन्ग, एक मिनट, इलनेस हैज, रिक्त स्थान, माई हेल्थ, ये कर दिया मैंने हेल्थ, हेल्थ है वहां पे, और एक याद दिया, ए लॉन्ग इलनेस हैज, रिक्त स्थान, माई ब्रोदर। अब ये भाई आ गया, एक और दे देता हूं आपको लास्ट में, हिज हेल्थ, अभी क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। हैज और रिक्त स्थान, बहुत मजे की चीज है। एक लंबी बीमारी ने उसकी सेहत को दुबला कर दिया ना, एग्रेवेटेड शुरू में आया था। जब कोई चीज किसी की सेहत को या स्थिति को बिगाड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भी है। तो सुने, एक लंबी बीमारी ने उसकी सेहत बेकार कर दी, बिल्कुल कमजोर कर दिया उसे, एग्रेवेटेड। अब यहां ना, एक लंबी बीमारी ने मेरे भाई को, ये जो है किसी व्यक्ति के लिए आएगा, ये इमेसिएटेड। अब मत लगाना एग्रेवेटेड, तरीका है ना, स्थिति या बीमारी, सेहत बिगाड़ देना, इस टाइप से बिगाड़ देना ऑब्जेक्ट को एग्रेवेटेड, और व्यक्ति को कमजोर कर दिया तो इमेसिएटेड। यहां आओ, हिज हेल्थ हैज डिटेरियरेटेड, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, शुरू में आए थे ये तीनों, ये आएगा। तो देखो, जब सब्जेक्ट खुद बिगड़ जाए तो डिटेरियरेट, और जब सब्जेक्ट दूसरी चीज को बिगाड़ते तो एग्रेवेट, और जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को कमजोर कर दे तो इमेसिएटेड। और कैसे समझाऊं ये बताओ आप, इससे बढ़िया तरीका नहीं है कुछ भी। तो ये हो गया, लंबी बीमारी ने उसके पिताजी को कमजोर कर दिया। सिनोनियम्स, पहला एनॉर्मस, विशाल, सिनोनियम इसका पहला एक पुराना है, सी में आया था, कोलोसल, और जाइगेंटिक भी आ गया। तो रिवाइज भी होते रहेंगे, कुछ नया होगा तो वो भी देंगे। और एंटोनियम स्मॉल हो गया, पुराना मिल गया आपको, तो बस नया शब्द क्या हो गया आज, एनॉर्मस। एंटाइस, लुभाना होता, अपनी तरफ आकर्षित करना बातों से, अपने रूप से, ये होता एलियोर, ये नया शब्द है। एट्रैक्ट पुराना है, दोनों सिनोनियम है, आकर्षित करना। इसका एंटोनियम जरूर ध्यान रखना आप, रिपेल। और जब रिपेल आप पढ़ रहे हो तो मेरे कहने से एक शब्द देखो जरा आप, एट्रैक्ट हो गया, आकर्षित करना, इसका एंटोनियम है हमारा रिपेल, ये होता प्रतिकर्षित करना। मान लो मैं हूं और मुझसे लोग आकर्षित हो रहे हैं, मेरी अच्छी बातों से, अच्छी पढ़ाई से, किसी भी चीज से, तो वो एट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब दूसरा, मैंने बड़े गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, मैं कहीं गया तो लोग हट रहे हैं मुझसे, वो रिपेल हो रहा है, रिपेल। इसी से बनता है एक शब्द, ये वर्ब है, एक शब्द बनता है एट्रैक्टिव, जो मिल रहा हो उसे सीख लो। और इसका एंटोनियम ऐसे होता है, रिपल्सिव, बस ये लग जाता है यू, शब्द चेंज हो जाते हैं ना, कुछ बनते का एडजेक्टिव बन गया, ये एडजेक्टिव है। तो एट्रैक्टिव, रिपल्सिव एंटोनियम, और एट्रैक्ट, रिपेल एंटोनियम। तीसरा नंबर, एक्सोनरेट, अच्छा शब्द है, ये होता पाप मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, जज ने फैसला दे दिया छोड़ दो इन्हें, ये जो होता। तो एक्सोनरेट। एक्विट सिनोनियम है इसका, एक्विट कर दिया गया उसे। और एक्यूज तो आप जानते हैं, लिख देना चाहें तो आरोप लगाना, तो ये एंटोनियम है। तो सिनोनियम एंटोनियम, एक बात को ध्यान रखना, सैटरडे में ये जरूर ध्यान रख लेना, मैंने पूछा क्या है, कहीं ऐसा ना हो मैं सिनोनियम सिखा रहा हूं और पूछ लो एंटोनियम, तो आराम से याद करना, हिंदी जरूर याद करते रहे वरना परेशानी पड़ेगी आपको। यूलोजी, इससे पढ़ते हैं यूलोजी। आप कहोगे सर यूलोजी या जूलॉजी, जूलॉजी अलग चीज है, जो जूलॉजी है वो अलग है, जंतु विज्ञान, ये यूलोजी है। नाउन, प्रशंसा, और प्रेज जो शब्द है ना वो दोनों काम करता है, नाउन का भी वर्ब का भी। तो मैंने नाउन लिख दिया यहाँ पे, प्रेज दोनों करता, तो प्रेज नाउन दोनों सिनोनियम होगा, प्रशंसा। और क्रिटिसिज्म होती है आलोचना, कमी निकालना, बुरा कहना किसी को, तो ये एंटोनियम हो गया क्रिटिसिज्म। अब मैंने यहीं से मुझे लगा ये भी सिखा दूं हाथों हाथ, यूलोजी के वर्ब लिख दिया मैंने, इसका आगे वर्ब यूलोजाइज, यूलोजी नाउन, प्रेज नाउन, यूलोजाइज वर्ब, और प्रेज दोनों काम करती है, वर्ब भी यहीं पर रहेगी। तो दो शब्द मिल गए आपको, यूलोजाइज और प्रेज सिनोनियम, यूलोजी प्रेज सिनोनियम, बस वो नाउन है, ये वर्ब है।
और इसी का जब वर्ब प्रेज सेम है लेकिन क्रिटिसाइज वर्ब होती है तो तीनों सेम बन गए। सुनो, नाउन अगर कहूं मैं यूलोजी तो सिनोनियम प्रेज, एंटोनियम क्रिटिसिज्म, और मैं कहूं यूलोजाइज तो प्रेज वर्ब के रूप में सेम होती है लेकिन उसका एंटोनियम क्रिटिसाइज बन जाएगा। लास्ट में आते हैं एब। एब क्या होता है इधर देखो, देखो ये जो होता है ना, ये ऊपर को बढ़ना, जब कोई लहर होती है या कोई भी चीज आई समुद्र की ऐसे करके और फिर बाद में जो नीचे को ये जो गिर रही है इसे बोलते हैं एब। ये नीचे को आना, नीचे को आना जो होता है ये एब बोलते हैं इसे। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हमारा ग्रो वीक, कमजोर होना, नीचे आना, और एंटोनियम बन जाएगा ग्रो अप, ऊपर बढ़ना। तो ये ग्रो अप है और ये नीचे आना एब होता है, शब्द ध्यान रखना इसका, गिरना, सतह का नीचे आना उसका पानी वगैरह का। इसी बीच में ना मैं एक शब्द भूल गया था आपको सिखाना, तो मैंने नीचे लिखा इंपॉर्टेंट और एक शब्द सिखाना चाहा मैंने आपको। शब्द ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इवेस ड्रॉप। इसका ध्यान रखना, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये वर्ब है। इवेस ड्रॉप, इसका मतलब होता है चुपके से कान लगाकर सुनना, जो आदत लड़कों में तो बहुत कम पाई जाती, लड़कियों में सब में नहीं होती लेकिन किसी में, सास बहू में बहुत होता है ये। हस्बैंड वाइफ कमरे में है मान लो, सीरियल में नहीं दिखाते ऐसे करके, और वो सास जो है खड़ी हुई है, हर जगह नहीं होता ऐसा, वो सुन रही है उनकी बातें और बिना फालतू में टेंशन लेने लग जाती हैं जो भी होती है, चाहे वो उन्हें चढ़ा रही हो अपने हस्बैंड को या सही बता रही हो जो भी बात, ठीक है। ऐसे उल्टा होता है इसका, जब कभी माँ के साथ बेटा होगा तो वो, मतलब ऐसा हर परिवार में नहीं होता, बहुत कम, और इनसे बचना चाहिए, ये गलत होता है। किसी की बातों को चुपके से सुनना, ये बेकार की बातें आप कर रहे हो, आप अपने लिए नुकसान खड़ा कर रहे हो, जो कर रहा करने दो, आप अच्छे रहो अपने आप में, तो ये गलत आदत है। तो इवेस ड्रॉप मतलब चुपके से सुनना, कान लगाकर, विंडो में से कहीं से भी। एक बात और दूसरी बात, ये वहां भी यूज होता है जब कोई हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स वो हमारे अकाउंट में, हमारे कंप्यूटर में चुपके से सेंध लगा देंगे हमारे पासवर्ड का यूज करके, तो वहां भी आ सकता है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, शी वाज एबिल, ऑन आती इसके साथ में, शी वाज एबिल वो समर्थ थी, टू इवेस ड्रॉप ऑन डैम, डैम मतलब उनकी बातें, तो वो उनकी बातें सुनने के लायक थी, थ्रो द ओपन विंडो। शब्द को गोल कर गया, थ्रो को इसलिए गोल करा गया है क्योंकि आप इसे सीख सकते हैं अगर चाहें तो। ये विंडो है, ये जो है हमारा दरवाजा हो गया, ये एक दरवाजा भी हो सकता है, ठीक है, या ये सुरंग हो गई हमारी। ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति इस दरवाजे में गया, यहां को निकल गया तो थ्रो द डोर, दरवाजे में से निकल के पार हो गया। चोर था वो यहां से निकल के भाग गया तो थ्रो द विंडो, विंडो में से होकर भाग गया। ऐसे ही जो आवाज आ रही कान में उसकी लड़की के, विंडो से होती भी आ रही तो थ्रो लगाया इसलिए यहां पर, ठीक है। और जब सुरंग में से कोई बस या ट्रेन गुजरेगी तो थ्रो लगाएंगे। तो थ्रो मतलब होता में से होकर गुजरना, जब कोई चीज ढके हुए है ऐसे करके और आप उसमें से निकल जाएंगे। जैसे अगर आप देखें अब अगर, तो कोविड-19 की वजह से बॉक्स बने हुए हैं क्लिनिक के आगे, उसमें से निकलते हैं ऑफिस वगैरह में, तो उसके ऊपर वो गिर जाता है जो सैनिटाइजर होता है, तो वो उसमें से होकर के जो जा रहा है जो वो बॉक्स है, तो कह सकते हैं यू विल हैव टू गो थ्रो दिस पैनल, इस पैनल में से होकर गुजरना पड़ेगा आपको जो ढका हुआ है इस टाइप से। तो थ्रो का बता रहा था मैं यहाँ पे, थ्रो का यूज, ठीक है। दूसरा देख लो, द गवर्नमेंट इलीगली, वैसे ये है नहीं लेकिन सरकार कर सकती है कभी कभी ये काम। तो द गवर्नमेंट इलीगली इट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिज टेलीफोन कन्वर्जेशन, सरकार ने उसके टेलीफोन बातचीत को चुपके से सुना, गैरकानूनी तरीके से। आपने सुना होगा आजकल अखबारों में आता कि अमेरिका ने उस बिजनेसमैन की जो है बातें सुन ली, उन्होंने क्या करी, तो ये गलत होता, ये अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो उसे नुकसान में पहुंचा दोगे इस तरीके से। ये हमारी सिनोनियम हो गए। और ये शब्द अलग पढ़ाया मैंने, इवेस ड्रॉप, भूल गया था मैं पीछे। ये इवनिंग ऑफ लाइफ, क्या समझ रहे हो आप इससे? इवनिंग ऑफ लाइफ, शाम ढलना, यानी कि जिंदगी की शाम, यानी कि पुराना, बूढ़ा समय, बूढ़ा समय, बुढ़ापा, ओल्ड एज। एल्बो रूम, देखो ये एल्बो है, जरा देखना, मैं ऐसे जो है सही से पढ़ा सकता हूं आपको, ये मुझे जगह मिली हुई है तो मैं ये कर रहा हूं, हाँ ठीक है ऐसे। ये जो है एल्बो होती है, तो एल्बो मतलब हाथ फैला सकते हैं आप, इसका मतलब काम करने की स्वतंत्रता देना, इतना स्पेस दे देना कि वो काम कर सके। अब एक व्यक्ति को आपने ऑफिस में बंद कर दिया बिल्कुल, और वो संकरा सा ऑफिस है, वो काम कैसे कर पाएगा? थोड़ी बड़ी जगह दे दो तो वो काम अच्छा कर सकता है, थोड़ा रेस्ट भी ले लेगा। तो फ्रीडम टू डू समथिंग, और ये अच्छा होता है। कभी कभी नहीं भी देते ये लोग। एग, फिर बीच में व्यक्ति होगा ऑन,
एग वैसे तो अंडा होता नाउन, लेकिन एग व्यक्ति के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आती, ध्यान रखना। ये होता किसी को काम करने के लिए उकसाना, किसी को काम करने के लिए मनाना कि यार ये कर दे मेरा काम। जैसे ही एग्ड मी ऑन टीचिंग, उसने मुझे उकसाया, बताया, पढ़ा दे यार मुझे आज। तो उकसाना मतलब काम करने के लिए मनाना, भाई कर दे वाला काम। तो एग व्यक्ति ऑन। 4 नंबर का ध्यान रखें, टू सी आई टू आई, इसका ध्यान रखना जरा सही से। सी है ये सी, इसका ध्यान रखें, यहीं से अंतर हो गया। और देख लो आई टू आई, इसमें टू भी है, तो सी आई टू आई होता सहमत होना, ऐसे करके। हाँ ठीक है, जैसे मान लो ये है, इनने मुझसे कहा क्या करना है, हाँ ठीक है, ये जो कर दिया मैंने आंखों में, हाँ ठीक है, आंखों ही आंखों में मैंने कह दिया। गाना भी है, गाना नहीं गा रहा, इधर देखो, सी आई टू आई बराबर होगा हमारा सहमत होना, टू एग्री, हाँ कर देना, ये होता। लेकिन इसमें सी नहीं होगा, और दूसरी बात इसमें फॉर आती, इसका भी ध्यान रखे करो सबका। सी आई टू आई सहमत होना, और आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख दिखाना, क्या कह रहा, ऐसे करके, तो ये होता गुस्से में, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। ई की एक्सरसाइज पूरी हो गई। कल शुरू में इसके क्वेश्चंस लिखवाएंगे आपको, जो बहुत ज़रूरी हैं आपको करने, उसको करने की कोशिश करो, वही पेपर में मिलेगा, ये भी काम की चीज़ें हैं। और इन शब्दों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दो। जैसे यार ये दवाई लेकर आए आप और डॉक्टर को देखा, डॉक्टर साहब देखना ज़रा ये दवाई जो है मेरी इस निशान पड़ गया है, इसके लिए इफेक्टिव रहेगी, ये बोलो ना उनसे, आप खुश होंगे आपसे। या मान लो आपसे किसी ने कहा अरे वोट डालने नहीं जा रहा, अरे मेरी उम्र कम है चाचा, भी चाचा मेरी उम्र पूरी नहीं है अभी, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इन शब्दों का इस्तेमाल करो आप, ठीक है, जहाँ जहाँ हो सकता। या कहो मान लो कोई 2 लोग बातें करें, तीसरा आ गया तो उससे कहते अरे इवेज ड्रॉपिंग अच्छी नहीं होती भाई, दूर रहे यार, ऐसे मत कर, सही नहीं है। एक हो रहा था बैक बाइटिंग, वो कब करते हैं, जब आपके सामने कोई बुराई करे जो मौजूद नहीं है, तो कह देंगे यार मेरे सामने उसकी बातें मत कर, चुगली मत कर, बैक बाइटिंग आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। इन्हें इस्तेमाल करो आप शब्दों में। और वीडियो जितनी बार देखना चाहें आप देख सकते हैं, मैं इसकी वैलिडिटी थोड़ी लंबी करवाऊंगा, लेकिन ये डेमो नहीं है, ये हमारी पेड क्लासेस हैं। कोई हो अगर, चलो ठीक है, वो आप देखें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। क्लास नंबर 6 में कल मिलेंगे आपसे, और 6 की क्लास की शाम को सैटरडे में, यानी कि टेस्ट होगा आपका। अब वो सैटरडे कब होगा वो देखेंगे, फिलहाल आज फ्राइडे के दिन आप ये क्लास पढ़ रहे हैं, कल ही सैटरडे है। तो 6 क्लास पूरी होने के बाद शाम को एक्टिव रहना, 6 बजे टेस्ट लिया जाएगा, 25 या 20 क्वेश्चन होंगे, सब के ऊपर होंगे, और जो मैं शुरू में पढ़ाता हूँ वो पिछले वाली के ऊपर होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब बाकी बातें आपसे कल होंगी।